अस्सलाम वालेकुम। नर्नस इक्वेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाए और नर्नस इक्वेशन का जिक्र ना हो तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी सी दूरी सी रहेगी। तो नर्नस इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और वैसे भी इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे पहली बात जो चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है, सबसे पहली नर्नस इक्वेशन है क्या, इस इक्वेशन का मकसद क्या है, और बाद में हम इस इक्वेशन को यूज़ करके मुख्तलिफ चीज़ों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करेंगे, यानी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। तो लास्ट तक बनी रहेगा। तो सबसे पहली बात, हमारे पास नर्नस इक्वेशन का मकसद क्या है। हम इस इक्वेशन को यूज़ करके किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मालूम कर रहे थे, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड थ्योरेटिकली। हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं बाय कैलकुलेशन। हमको एक्सपेरिमेंट करने की पूरी, आप देखें पीछे हमने कुछ इलेक्ट्रोड्स पढ़े थे, जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके बाद हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ा, इसके बाद हमने सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड पढ़ा। ये सारे के सारे वो इलेक्ट्रोड है जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर रहे होते थे। अगर आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से नहीं मालूम करना चाहते, कहते हैं सिर्फ कैलकुलेशन के ज़रिए से मालूम किया जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का कितना है, तो उसके लिए हम नर्नस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ मैंने वर्ड थ्योरेटिकली लिखा है। थ्योरेटिकली का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो भी कैलकुलेशन के थ्रू मालूम कीजिए, यानी उसमें एक्सपेरिमेंट ना करें आप, वो चीज़ हमारे पास थ्योरेटिकली होती है। अब नर्नस इक्वेशन है क्या है, इसको ज़रा लिख लो। ये बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें सारी की सारी चीज़ें है क्या, वो चीज़ चेक कर लेंगे। ये हमारे पास होती है इज इक्वल टू ए नॉट माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। याद रखिएगा, अगर आप इसके, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी आप कर सकते हैं। देखो, नेचुरल लॉग हमारे पास बराबर होता है 2.303 लॉग के, सही है। यही इसको हम नॉर्मल लॉग भी कह सकते हैं। नेचुरल लॉग को अगर इस लॉग में कन्वर्ट करना हो तो आपको 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस करूँ तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी ओवर एन एफ। अब नेचुरल लॉ को मैं रिप्लेस करने लगा हूँ किस चीज़ के साथ, इस लॉ के साथ, तो मुझे 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं चलो ऊपर ही मल्टीप्लाई करके यहाँ भी लिख देता हूँ 2.303 आर टी, यहाँ पे लॉग ऑफ क्यू आ जाएगा। ले जी, ये वाली चीज़ें हमारे पास। अब इसमें ई क्या है, ई नॉट क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, आर क्या है, टी क्या है और क्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने सॉल्व करना है आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ई नॉट से। ई नॉट हमारे पास असल में जहाँ पे भी नॉट आ जाए ना, याद रखिएगा केमिस्ट्री के अंदर, जिस तरह आपने पढ़ा होगा एच नॉट, अगर अकेला एच हो तो हम कहते हैं इंथाल्पी, अगर ऊपर नॉट लगाओ तो इसको नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी। यह हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये वाली चीज़ आ गई। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है आर। आर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट। इसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर आप कोई भी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहते हो, आप दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करोगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहते हैं, इसमें एन हमारे पास वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। इन्वॉल्व इन हाफ सेल, इन्वॉल्व इन हाफ सेल, ये एक हाफ सेल के अंदर, या फिर कंप्लीट सेल भी कह सकते हैं, और कंप्लीट सेल के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब हम कोई भी एग्जांपल या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, तब पता चल जाएगा हमारे पास एन है क्या। चलो सिर्फ इतना बात याद रखिएगा, एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एफ। एफ है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज
ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी ना वैल्यू याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 96500 कॉलम, सही है। इसके अलावा आर की वैल्यू भी याद रख लीजिए 8.314। इसका जो यूनिट है जाउल पर मोल, जाउल पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये वाला हमारे पास इसका यूनिट है, सॉरी मीटर क्यूब होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास क्यू। क्यू कहता है रिएक्शन कोशेंट। क्यू क्या है हमारे पास, रिएक्शन कोशेंट, QUOTIENT, रिएक्शन कोशेंट है। असल में रिएक्शन कोशेंट होता क्या है, ये आपने बेसिक लेवल पे अगर कोई चीज़ एक पढ़ी होगी, केसी की वैल्यू। केसी की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर रखते हैं, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को नीचे रखते हैं। सेम वही है हमारे पास रिएक्शन कोशेंट। केसी जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो इक्विलिब्रियम पे कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की है, कितनी अमाउंट रिएक्टेंट की, असल में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिएक्शन कोशेंट क्यू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। असल में अगर इक्विलिब्रियम का आपको पता है तो सेम वही चीज़ आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। ये हमारे पास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन ऊपर रखने किस चीज़ की, ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट को ऊपर रखो और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को नीचे रखो। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपने नीचे रखना है। सही, इसको आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, P ऊपर लिखो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो स्क्वायर ब्रैकेट होती हैं असल में मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अच्छा, ये वाली तो हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल करूँ, सिंपल किस लिहाज से, देखो मेरे पास आर की वैल्यू मुझे पता है, आर की वैल्यू क्या है 8.314। यहाँ पे एफ की वैल्यू मुझे पता है, एफ की वैल्यू है 96500। अगर मैं इन सब की वैल्यूज़ को पुट करूँ तो इसके बाद इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। यानी कि आगे हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर सिंपल इक्वेशन के अंदर मैं डायरेक्टली पुट करूँ वैल्यूज़ को। तो ये अगर गौर करेंगे तो इज इक्वल टू ई नॉट, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, -2.303। आर की वैल्यू देखो, आर है हमारे पास, आर की वैल्यू होती है 8.314। आगे टेम्परेचर, टेम्परेचर जो हम यूजुअली रख रहे होते हैं वो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर याद रखिएगा। टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। हमेशा टेम्परेचर हम केल्विन के अंदर यूज़ करते हैं, सो मैं यहाँ पे 298 केल्विन इस्तेमाल करूँगा। नीचे में देखो हमारे पास एन एफ है, नीचे क्या है हमारे पास एन एफ। एन की तो मुझे वैल्यू नहीं पता क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रिएक्शन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 हो रहा है, 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। लेकिन एफ़ की वैल्यू मुझे पता है, एफ़ की वैल्यू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 9600 कॉलम। इसके बाद हमारे पास लॉग ऑफ क्यू वैसे का वैसा आ जाएगा। जब आप कैलकुलेटर लेके इन सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करोगे, जब आप कैलकुलेटर लेके इन सारी की सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करते हो ना, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कुछ ये वाला है, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0592 ओवर एन लॉग ऑफ क्यू, लॉग ऑफ क्यू। ये वाला फार्मूला आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेना है। यही फार्मूला यूजुअली हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ मैं सपोज करता हूँ कुछ ना चीज़ें आपने जहन में रखनी है। मैं कहता हूँ जो सपोज किया कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ये H2, ये चीज़ चेंज हो रही है किसके अंदर, H2 चेंज हो रहा है 2H पॉजिटिव में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं। देखें अगर ये वाला केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए मैंने n की वैल्यू अगर देखूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ Q के अगर मैं बारे में लिखूँ तो यहाँ पे Q होगा, देखो प्रोडक्ट ऊपर, प्रोडक्ट क्या है H पॉजिटिव, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जो यहाँ पे साथ में वैल्यू दी हो जाती है उसका स्क्वायर बना देते हैं, यहाँ पे पावर में ले जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन। और आपको एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में पाई जाती है। अगर आप क्यू की वैल्यू, प्रेशर मालूम करना आसान होता है गैस का, सो हम यहाँ पे PH2 भी लिख सकते हैं अगर कोई चीज़ गैसियस फॉर्म है। इट इज़ ओनली यूज्ड
व्हेन अ सब्सटेंस, जब कोई भी सब्सटेंस गैसेस फॉर्म में, सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म, इज प्रेजेंट इन गैस, जब कोई भी चीज़ गैस की फॉर्म में मौजूद होगी तो किस फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की फॉर्म में आके, यानी कि सॉरी हाइड्रोजन हमारे पास गैस है इसलिए हम इसका प्रेशर भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक और जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ जो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन ये है, Zn जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले के ये किस में चेंज हो जाता है, Zn में। और आपको पता है ये वाली चीज़ सॉलिड होती है और ये पानी के अंदर होता है, लिक्विड फॉर्म में आयंस हमेशा पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सही। ये वाली चीज़ हमारे पास सॉलिड है, जिंक मेटल है, जिंक मेटल सॉलिड होती है। अगर इसके लिए मैं क्यू की वैल्यू लिखूं तो क्यू याद रखिएगा, हम ऊपर प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, नीचे हमेशा रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट अगर देखोगे तो हमारे पास जिंक है, मैं यहाँ पे जिंक लिखूंगा और जिंक के नीचे हमारे पास जिंक आयन आ जाएंगे, जिंक आयन +2 है। और याद रखिएगा अगर किसी भी चीज़ के सॉलिड की हमेशा जो मोलर कंसंट्रेशन हमेशा सेम रहती है, इसकी जगह पे आपने 1 पुट करना है। अगर कोई चीज़ सॉलिड आपको मिलती है तो आपने उसकी जगह पे क्या कर देना, 1 पुट कर देना है। सो इसके लिए क्यू की वैल्यू हमारे पास क्यू इज इक्वल टू Zn ओवर Zn +2, सॉरी Zn की जगह पे हमने क्या करना है, 1 पुट कर देना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ये था जी हमने क्यू निकालने का तरीकाकार सीखा है कि किस तरह क्यू निकाल सकते हैं। इसमें भी देख लो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एन की वैल्यू 2 रखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये था जी हमारे पास सिंपल सा तरीकाकार कि नर्नस्ट इक्वेशन है क्या। अब नर्नस्ट इक्वेशन के बाद हमने जो चीज़ नेक्स्ट एक्सप्लेन करनी होती है वो कुछ चंद एक न्यूमेरिकल्स अगर पेपर के अंदर आ जाएँ, यानी इसमें कुछ आपको मोलर कंसंट्रेशन दे दी जाए और आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना हो तो वो किस तरह मालूम करते हैं, उसके लिए हम देख लेते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लो। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना चाहते हैं। कहते हैं हमारे पास 2 हाफ सेल्स हैं, सही है। इसको पहले समझ लो ये क्या कहना चाहता है। कहते हैं हमारे पास 2 हाफ सेल हैं, एक हाफ सेल ये है और एक हाफ सेल ये है। अब हमने दोनों हाफ सेल के अंदर आपने फाइंड आउट करनी ईएमएफ। ईएमएफ कहता है वोल्टेज को। जब हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है 0.1 मोलर जिंक के अंदर, मैंने इस साइड में ना जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया है और यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया है वो 0.1 मोलर जिंक सल्फेट है, 0.01 मोलर ZnSO4। और यहाँ पे जिंक मेटल को इलेक्ट्रोड को मैंने डिप किया हुआ है और यहाँ पे इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड कॉपर को डिप किया हुआ है। ये मेरे पास कॉपर है और ये मेरे पास जिंक है और इसको मैंने डिप किया है 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। कहता है आपने सिर्फ इतना मालूम करके देना और इसको हमने कनेक्ट किया थ्रू साल्ट ब्रिज, ये हमारे पास साल्ट ब्रिज आ गया। कहता है आपने सिर्फ इतना काम करके देना है कि इसमें कितना करंट पैदा होगा, कितनी ईएमएफ, कितनी वोल्टेज पैदा होगी वो मालूम करना है बस। अच्छा याद रखिएगा हमारे पास सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो ना, गिवन डाटा निकाल के लिखते हैं। गिवन के डाटा हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। प्रोवाइड की जाने वाली चीज़ों में हमारे पास मोलर कंसनट्रेशन है, किन किन चीज़ों की, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, ये है हमारे पास 0. कॉपर सल्फेट का 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। इसके बाद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाली हुई है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट ये है 0.01 मोलर। ये 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। याद रखिएगा अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करता हूँ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की फॉर्म हमेशा Zn कॉपर सल्फेट की बात कर रहा हूँ तो Cu+2 की फॉर्म में पाया जाएगा। मतलब अगर इसमें मैं एक और चीज़ निकालना चाहूँ कि इसमें कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, वो भी 0.1 मोलर ही होगी, 0.1 मोलर। अगर इसी में मैं जिंक आयन की मोलर कंसंट्रेशन अगर स्ट्रॉन्ग, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब दोनों की दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो, तो उस वक्त हमारे पास जिंक आयन की मोलर कंसंट्रेशन भी 0.01 मोलर यानी सेम रहेगी, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहेगी। इसके बाद टू फाइंड, हमने कौन सी चीज़ मालूम करनी है, टू फाइंड हम कौन सी चीज़ मालूम करना चाहते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ को मालूम करना चाहते हैं। लास्ट वाली चीज़ हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी या सोल्यूशन आ जाएगा, जो भी कहना चाहें आप कह लें, कैलकुलेशन। देखो हमारे पास ना सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होना है जिसको हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं वो है E =
ई नॉट माइनस 2.303 आर टी ओवर एन एफ log ऑफ क्यू। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस कर ली हैं कि ई नोट क्या है। ई नोट की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाती है लिटरेचर के अंदर से, जो इसके लिए हमारे पास 1.1 है। इस केस के लिए जब हम जिंक और कॉपर को जोड़ते हैं ना, वो 1.1 होती है ई नोट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू मौजूद है, टी की वैल्यू भी, एन की, आपकी एफ की भी, आर की, नीचे एफ है, एन एफ की वैल्यू भी, और क्यू की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी पड़ती है। चलो क्यू की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, मैंने कहा था जी हमारे पास रिएक्शन कोशेंट होता है। रिएक्शन कोशेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट में कितने मोल है और रिएक्टेंट में कितने मोल हैं। तो यहाँ पे अगर मैं केमिकल रिएक्शन देखा जाए कि किस तरह केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इस तरह बना देता हूँ। यहाँ पे अगर आप कॉपर और जिंक को आपस में जोड़ते हो ना, हमेशा जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, Zn इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद Zn+2 बना देगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ कर दिए। इस तरह कॉपर की बात की जाए, कॉपर आयन हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब दोनों को जोड़ा जाता है, सही है। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमेशा कॉपर बनेगा। इन दोनों को ऐड करोगे, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास जो बन रहा होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पर जो चीज़ सेम होती है वो कट कर देते हैं, और यहाँ पर जो रिएक्शन बन जाएगा Zn+Cu+2 आयन, और ये चीज़ चेंज हो रही है Zn+2 और साथ में Cu आयन में। हमेशा याद रखिए, मैंने कहा था जी जो चीज़ सॉलिड होती है, जो मेटल होती है, उसकी कंसंट्रेशन हमेशा आपने 1 पुट करनी होती है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 पुट करेंगे। 1 पुट करो या ना करो, उसका मकसद बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन आनी है वो हमेशा आयंस की होती है। किसकी होती है? आयंस की कंसंट्रेशन आएगी। सो हमारे पास जो जिंक आयन है, ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगा, नीचे हमारे पास रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगा। दोनों की पुट करोगे, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन Zn+2 बन जाएगी, क्योंकि ये वाली चीज़ प्रोडक्ट वाली साइड पे है। हमेशा आयन की कंसंट्रेशन आप ले रहे होते हैं, सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 0 आप पुट कर रहे होते हैं। और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो Copper+2 आयन है, Copper+2 आयन है। और इसके बाद हमारे पास टैक्सी जिंक और आयन जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कंसंट्रेशन Zn+2 की 0.01 एंड 0.1। डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, आई थिंक 0.1 ही आ जाएगा। चलो यहाँ तक कर लो, बात में लास्ट में इसका जो आंसर आएगा वो 0.1 आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो ये हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT ओवर NF log ऑफ क्यू। अब मैं सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करने लगा हूँ ई निकालने के लिए कि कितना करंट या कितनी EMF यहाँ बनेगी। ई नॉट की वैल्यू हमने कहा जी लिटरेचर से मिल जाती है। इसकी इस तरह के सेल के लिए हमारे पास ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 1.10 होती है। 1.10 माइनस 2.303 मल्टीप्लाई कर दो 2.303 को किसके साथ, आर के साथ। आर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 8.314। टेम्परेचर जो यहाँ पे बुक वाले ने दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हमेशा केल्विन के अंदर कर लें तो बेस्ट रहेगा। 298 केल्विन बनेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, सही है। ये केल्विन के अंदर टेम्परेचर हो गया, यानी कि 25 में 273 ऐड करोगे केल्विन के अंदर चला जाएगा। अब इसके बाद नीचे हमारे पास कौन सी चीज़ें मौजूद है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने आपके क्या रिएक्शन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ हो रहे हैं, 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। एफ़ की वैल्यू मुझे पता है 965 जो कि मैंने यहाँ पे बता भी रखी है, चेक कर लें। हमारे पास 96500 एन के एफ़ की वैल्यू, ये देखें 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये वैल्यू आपने खुद याद रखनी है, खुद पुट करनी पड़ेगी आपको, 96500। इसके बाद हमारे पास लॉग ऑफ क्यू गया, हमारे पास क्यू है 0.01, ऊपर रखो 0.01 ओवर 0.1। इस सारे को सोल्व करोगे ना तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर आता है वो आता है 1.1295। ले जी, ये हमारे पास आंसर है। इस सारे को सोल्व करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके लोग लेके, तो ये हमारे पास इतना वोल्ट करंट आएगा। ये था जी नॉर्डनस इक्वेशन का यूज़। आप किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम किया जा सकता है, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन वगैरह चाहिए और ई नॉट की वैल्यू चाहिए होती है, वो आपको लिटरेचर से मिल जाती है कि इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या है। ये थी जी हमारे पास नॉर्डनस इक्वेशन। यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।